नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वक्त है आपके पसंदीदा शो का, यानी सवाल 10 बजे का। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और अब करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत और बताते हैं आपको कि आज का मुद्दा क्या है। मुद्दा आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। पड़ोस का मामला है, लेकिन भारत पर इसका असर होता है। पाकिस्तान में अगर खलबली मचती है, वहां पर अगर सियासत हिलती है, तो उसका असर भारत पर होता है। पाकिस्तान तो बर्बाद हो ही रहा है, उसकी बर्बादी को हम तो नहीं रोक सकते, लेकिन अब क्या नया हो गया वो जान लीजिए। पाकिस्तान की सरकार अब देश की कमान फौज के हाथों में सौंपने की तैयारी करेगी। फौजियों ले लो, देश चलाओ, तुम राज करो, तुम्हारे अंडर हम आएंगे। ये वहां के नेता भी चाहते हैं या फिर कनपटी पर बंदूक लगाकर यह सब करवाया गया है कि भाई करो ऐसा। सरकार संविधान में 27वां विधेयक जो है उसको संशोधित करने की तैयारी में, अमेंड करेगी उसको। सरकार ने सीनेट में 27वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2025 पेश किया है। इसके तहत पाकिस्तानी फौज में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ पद बनाया जाएगा। याद रखिएगा इस पद को, जिसकी जिम्मेदारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिलेगी। भारत में इन्हें फील्ड मार्शल कहा जाता है। संशोधित बिल में पाकिस्तान की फौज, नेवी और एयरफोर्स को, तीनों को सीधे आसिम मुनीर के ही आदेश पर चलने का अधिकार देता है। पूरे पाकिस्तान के सैन्य बलों में सीडीएफ को सर्वोच्च माना जाएगा। यह प्रमोशन फिर हो रहा है आसिम मुनीर का। इससे आसिम मुनीर की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर यही आसिम मुनीर पाकिस्तान में खुलेआम आतंकवाद को पनाह देगा। जो फील्ड मार्शल की तारीफ करते नहीं थकते हैं, वो सेना का नया कमांडर। सीडीएफ की भूमिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिशन में भी अहम होगी। अब न्यूक्लियर में भी बहुत बदलाव हैं। कौन उसको हैंडल करेगा, कौन उसको लीड करेगा, कौन बटन दबाने की ताकत रखता है, वो भी कमांड इनके पास इनडायरेक्टली आ गया है। कमांडर ही पाकिस्तान न्यूक्लियर और रणनीतिक शस्त्रागार की देखरेख करेगा। कमांडर एक आर्मी ऑफिसर ही होना चाहिए, जिसे सीडीएफ के कहने पर प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया हो। यह भी इसमें रूल है। संशोधन विधेयक को लेकर जहां पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि संशोधन से देश के प्रशासन और न्यायपालिका में संरचनात्मक सुधार लाया जाएगा। भाई साहब, अपनी इकोनॉमी में सुधार लाओ, ये कौन से सुधार ला रहे हो आप? वहीं विपक्ष और कानूनी विशेषज्ञों का आरोप है, जो कि जायज है, कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रांतीय स्वायत्तता और नागरिक शासन की शक्ति कमजोर होगी। संशोधन पाकिस्तान में चुनाव और न्यायपालिका पर भी असर डालता है। विधेयक के संशोधन में आर्टिकल 213 के तहत निर्वाचन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव का सुझाव दिया गया। वहां पर भी बदलाव। इससे चुनावी संस्थाओं की संयोजना बदल सकती है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। यानी कि बहुत बड़े बदलाव पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही ये सब हो जाएगा। शुरुआत इसकी जब हो जाएगी तो फिर देश का वहां पर क्या होगा आप अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान में जो स्थिति है, ये सब कुछ आसिम मुनीर के कैसे फेवर में हो रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए और इसके बारे में जानने के लिए आपको हम लेके चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल जो है वो जुड़ा है। लेकिन मैं ये भी बताता चलूं कि 27वां संवैधानिक संशोधन है, जिसके चलते जो अमेंडमेंट है, ये सारा कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। जहां पर सरकार अनुच्छेद 243 में बदलाव करेगी। यह अनुच्छेद फील्ड मार्शल के बारे में बात करता है। संशोधन करके सीडीएफ पद जोड़ा जाएगा। आसिम मुनीर सीडीएफ पद पर नियुक्त होंगे और सीडीएफ की भूमिका न्यूक्लियर मिशन में भी अहम होगी। न्यूक्लियर और रणनीतिक शस्त्रागार की देखरेख भी इनडायरेक्टली आप समझ लीजिए इन्हीं के पास है। सुप्रीम कोर्ट की ताकतें भी कम होंगी। ये संघीय संविधान कोर्ट बनाने का प्रस्ताव, ये तमाम चीजें और भी बहुत कुछ है। एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ आ चुका है। मैं स्वागत करना चाहूंगा हुसैन जावेद हमारे साथ इस वक्त हैं, पत्रकार पाकिस्तान से, आपका शुक्रिया। और कर्नल शिवदान सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैन सर, आपने अपना कीमती वक्त यहां पर निकाला। हुसैन जावेद जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। जो हो रहा है पाकिस्तान में, हम तो उसको सही नहीं मानते, और दूसरा जो बदलाव किए जा रहे हैं, आसिम मुनीर को इतनी पावर्स देने की बात, अभी आपने उनको फील्ड मार्शल बना दिया। अब ये ठीक है, एक डेकोरेटिव पोस्ट इसको कह लेते हैं, रिटायर होने के बाद आप रहते हैं उस कुर्सी पर, लेकिन आप इनको चाहते हैं हमेशा क्या ये चलाएं, हमेशा फौज में ये बने रहें। सीडीएफ भी इन्हीं को बनाया जाएगा। न्यूक्लियर कमांड में चेंज, इनको असीमित शक्तियां देने की जो बात आ रही है, यानी पावर्स आप जो इनको देने की बात कर रही हैं, इक्विवेलेंट टू राष्ट्रपति के बराबर यानी प्रेसिडेंट के बराबर इम्यूनिटी इनको दे दी जाएगी। क्या चाहते हैं पाकिस्तान का करना पाकिस्तानी लोग, या वहां की आवाम, या सरकार, कौन जिम्मेदार?
जी, सबसे पहले तो गुड टू सी यू शिवम, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। बिल्कुल ये टॉपिक जो है आजकल बर्निंग टॉपिक है हमारे यहाँ भी, और आज आपने भी इस पे बात की है। तो मैं समझता हूँ उसके पीछे ये तमाम जो बातें हैं और जो भी इस तरह की अमेंडमेंट हुई है और उसके जो भी सैलिएंट फीचर्स आपने अपने इंट्रो में बताए हैं, ठीक है, आपने अपने हिसाब से बताया, वो आपका हक है। तो मैं समझता हूँ इस पे कोई ये एक रातों रात एकदम से इस तरह का ड्राफ्ट नहीं सामने आ गया कि इससे पहले कभी ऐसा सोचा नहीं गया था, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। इस पे तो कई सालों से काम हो रहा था, और आज वो काम बकायदा आपके सामने 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की शक्ल में सामने आ गया। सबसे अहम बात है, एक जो इस तरह का इंप्रेशन दिया जा रहा है कि या शायद ये थोप दिया गया है, शायद इससे जो हमारे डेमोक्रेसी है वो शिकंजे में आ गई है। तो हमारी जो सियासी फोर्सेस हैं, हुकूमत है, आपके सामने हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उन सब ने मिलकर ये ड्राफ्ट बनाया है। तो ये सब कुछ पार्लियामेंट के अंदर हुआ है और इस पर डिबेट हुई है हमारे यहाँ बकायदा। ऑब्वियसली जो भी एक तरह की पार्लियामेंट होती है, चाहे आपकी लोकसभा होती है या अमेरिकन कांग्रेस है या हम लोग हैं, हमारे यहाँ पार्लियामेंट के अंदर कमेटियां होती है जहां पे सही छान पटक होती है जब कोई भी बिल आता है। और आज भी सेनेट के अंदर इस पर बकायदा डिबेट होगी। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से एक आपके सामने पेपर आ गया और सबने इसको मानना ही है। और इस पर सबका इत्तेफाक है, हमारी सियासी कुव्वतों का और ऑब्वियसली आर्मी का भी। अभी इसके बारे में कंफ्यूजन बहुत है, जैसे मैंने आपका इंट्रो भी सुना ना, तो कि जैसे सब कुछ जो है आपको हर जगह आसिम मुनीर दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं को मजीद ताकतवर किया जा रहा है, ये सारा शो उनके लिए किया जा रहा है। ये आसिम मुनीर के लिए नहीं किया जा रहा है, ये सीडीएफ के लिए किया जा रहा है। वो एक पोस्ट पर है। आसिम मुनीर जो है वो जो कि हमारी फौज के सिपह सलार है, फील्ड मार्शल है, ऑब्वियसली तो उनकी सीट है, ये उनकी सीट है। इस पे कल कल को कोई और बंदा आएगा तो हम उसको ऐसे ट्रीट करेंगे ना। तो ये आसिम मुनीर के लिए तो नहीं हो रहा, उस सीट के लिए हो रहा है। एक अहम बात, ये क्यों हो रहा है तो मैं इसमें बताऊं। बहुत अरसे से हमारी फौज के अंदर ये कॉन्सेप्ट चल रहा था कि हमें सीडीएफ या सीडीएस की तर्ज पे जाना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न जो वॉर है उसका करेक्टर चेंज हो चुका है। ग्लोबल नहीं, रीजनल ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि ये बहुत पहले से प्लान हो रहा है, लेकिन ये बहुत पहले से हमें प्लान इसलिए नहीं नजर आ रहा है कि आप उनको जो पावर्स दे रहे हैं वो केवल आप सीडीएफ तक सीमित नहीं रख रहे हैं, आप उनको बहुत ज्यादा शक्तियां दे रहे हैं। ये जो जा रहा है साहब, ये जा रहा है डिक्टेटरशिप की ओर में। पाकिस्तान के रिकॉर्ड में कई ऐसे डिक्टेटर रहे हैं जो कि मिलिट्री से आए हैं, तानाशाही का दौर वहां पर चला है, इसी से लोगों को परेशानी है। आप उनको देखिए, सीडीएफ को सर्वोच्च बना दिया जाएगा उनकी तरफ से, और पाकिस्तान में खुलेआम फिर आतंकवाद जो चल रहा है उसको और पनाह मिलेगी। यानी कि न्यूक्लियर मिशन का भी कमांड आप उनको दे रहे हैं, सब कुछ आप उनको दे रहे हैं, सारी सेना उनके नीचे रख रहे हैं। एक युद्ध के बाद जो कि आप जीत भी नहीं पाए, उसके बाद अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट आप लाना चाहते थे, उसके बाद इतना प्रमोट आप कर रहे हैं। और दिक्कत यह है कि वो कभी रिटायर नहीं होंगे इस तरीके से। आप उनको क्या देना चाहते हैं? अपना देश थाली में रख के देना चाहते हैं क्या? ऐसी क्या गुलामी है कासिम मुनीर की, ये आप समझिए ना। सीडीएफ से किसी को क्या दिक्कत होगी, लेकिन आप उनको अनलिमिटेड टाइम तक आप ये पावर्स देना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम का इशू है। हुसैन जावेद जी, मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप अपना काउंटर दीजिएगा। कर्नल शिवदान जी भी मेरे साथ हैं, कुणाल भट्टाचार्य जी साहब मेरे साथ, वो भी मौजूद हैं। लेकिन शिवदान जी, पहले आपसे रिएक्शन में लेना चाहूंगा, ये क्या बिल्कुल इतना सरल है, इतना सीधा है जितना ये नजर आ रहा है, या फिर इसमें और भी कई पेज फंसे हैं? ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, पाकिस्तान का एग्जिस्ट जो वजूद में पाकिस्तान आया था 1947 में, तब से ही पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी। इसी के लिए उसने भारत से दुश्मनी भी ली और पाकिस्तान में जनता को अपने कब्जे में लेने के लिए मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया। जगह जगह उन्होंने जो मुल्लाओं से मिलकर के कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया, मदरसों को पावरफुल बनाया। वहां पर 80 के दशक में आपको याद है, रूसी सेनाओं के विरोध बना करके पूरे नौजवानों को, पूरे देश को वहां पर भेज दिया। ठीक है। तो पाकिस्तान के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे पाकिस्तान को पाकिस्तान की सेना ने अपने कब्जे में रखा। इसको पाकिस्तान में अब तक 7 बार मार्शल लॉ लागू हो चुका है। जब भी उनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जरा भी कुछ नजर आता है, फौरन मार्शल लॉ डिक्लेयर हो जाता है पाकिस्तान में। वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मौका ही नहीं देते अपने आप को संभलने का। अभी जब से आसिम मुनीर जो इस वहां के सेना प्रमुख बने हैं, उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि किस प्रकार से पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में दोबारा लिया जाए। वो क्योंकि दुनिया की प्रेस काफी क्रिटिसिज्म करती है मार्शल लॉ का और डिक्टेटरशिप का,
इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ रास्ता खोज निकाला है जिससे वो डिक्टेटर भी रहे, बड़ी बड़ी अपना कर्नल जो साहब, जो, कर्नल जो शिवदान मिलिट्री जी, डिक्टेटर पहले जो करते थे वो हाँ, भी करते एक रहे। महत्वपूर्ण प्रश्न कर्नल शिवदान जी, मेरा प्रश्न एक बार सुन लीजिए कर्नल शिवदान जी। मैं कह रहा हूं कि बड़ी शांति से, बड़े तरीके से हो रहा है, और ये सरकार में ऐसा कब होता है कि भाई इतनी फटाफट प्रमोशन दी जा रही है, एक आदमी के बारे में इतना सोचा जा रहा है, एक आदमी के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, ये सारी प्लानिंग जो की जा रही है, इसके पीछे कहीं बंदूक तो नहीं है, कोई दबाव तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है? हुसैन जावेद जी तो नहीं मानेंगे इस बात को, वो नकार देंगे, लेकिन ये सच्चाई है। हुसैन जावेद जी, आप पर मैं आऊंगा, लेकिन कर्नल शिवदान जी, क्या सर पर बंदूक पॉइंट ब्लैंक रेंज पर रखकर कहीं ऐसा तो नहीं डराया जा रहा है? पाकिस्तान में जो भी एक्शन सिविल गवर्नमेंट लेती है वो केवल बंदूक के दम पे ही लिया जाता है। वहां की सेना इनडायरेक्टली हमेशा पूरे सरकार को अपने कब्जे में रखती है और उनको अपने आप चलाती है। आपको याद होगा शहबाज शरीफ की सरकार को भी आर्मी ने बनवाया था, इमरान खान को लंबी जेल आर्मी के इशारों पर की गई है। तो ये अभी इस चक्कर में, क्योंकि वो जब मैंने आपको जैसे बताया कि दुनिया की जो प्रेस है मार्शल लॉ को या मिलिट्री डिक्टेटरशिप को क्रिटिसिज्म करती है, इसलिए उन्होंने अपने आप को लीगलाइज करने के लिए इतनी सब शक्तियां ले ली हैं आसिफ मुनी ने कि उसको मिलिट्री डिक्टेटरशिप बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको मार्शल लॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बिहाइंड पर्दे के पीछे बैठकर ही पाकिस्तान की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को कब्जे में रखेंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने ये अमेंडमेंट में जो प्रावधान रखे हैं, उनसे पूरा का पूरा जो पावर है, पूरे स्टेट्स की भी पावर सब सेंटर के हाथ में आ गई है, और सेंटर के हाथ में आने के बाद इसको वहां की सेना ही कंट्रोल करेगी। और सेना में भी यानी एक बड़ा सवाल यहां पर कर्नल शिवदान जी, ये समझ में आ रहा है क्या पाकिस्तान वापस डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है? बिल्कुल, ये समझना जैसा होगा। मैंने कहा है, ठीक है, उसने अपनी डिक्टेटरशिप को लीगलाइज करने का। कर्नल शिवदान जी, आपके पॉइंट को मैंने यहां पर लिया। स्वागत करना चाहूंगा कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ है। ये मामला बहुत बड़ा है, इसलिए एक्सपर्ट्स का शानदार बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त है। लेकिन कर्नल भट्टाचार्य जी, मैं आपके पास आऊंगा। कुणाल भट्टाचार्य जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, पाकिस्तान क्या डिक्टेटरशिप की तरफ अब बढ़ चुका है? क्या उसको लीगलाइज करने की ये सारी प्रक्रिया है? जिस तरीके से कर्नल शिवदान जी ने अपनी बात को कहा, एक व्यक्ति के लिए इतना फोकस। भारत में भी तो फौज है, हमारे भी तो चीफ हैं, सब कुछ है हमारे पास भी फौज है, लेकिन उसका तरीका होता है। ये केवल एक फौज पर ही सब कुछ अगर फोकस हो जाए, क्या ये इंडिकेट नहीं करता डिक्टेटरशिप इज कमिंग बैक टू पाकिस्तान? आपने जो बताया है, शिवराज सिंह साहब ने जो बताया है, वो आंशिक पार्शियली करेक्ट है। वो ये फौज जो बताया 7 बार ये मार्शल लॉ चालू हुआ था, और मार्शल लॉ लेने में सारी दुनिया को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये मिलिट्री डिक्टेटर हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, तो ये थोड़ा एक दूसरे तरीके से इसको कर रहा है। ये सिविलियन गवर्नमेंट से इनको डिक्टेटर को पावर दे रहा है। तो दिख रहा है कि डेमोक्रेसी चालू है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, लेकिन कंट्रोल ये आर्मी कर रहा है। ये एक तरीका है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर है, वो क्यों दे रहा है ये पावर आसिफ मुनीर को? मेरे को लग रहा है कि ये आसिफ मुनीर का यूएस प्रेसिडेंट के साथ जो नजदीकियां बनाया है उन्होंने, उसी का दबाव में डीप स्टेट का जो हमारा अमेरिकन डीप स्टेट है, वो ये कंट्रोल कर रहा है। और ये एक एंटी इंडियन जो फीलिंग्स यूएस में अभी दिख रहा है, मैं बता सकता हूं बाकी एग्जांपल देके। पर्टिकुलरली हमने देखा है न्यूयॉर्क में जो मेयर बना है, वो इंडियन ओरिजिन एक मुस्लिम है। उनके उनका इलेक्शन में ट्रंप का प्रॉब्लम है। तो इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ट्रंप एंड डीप स्टेट। इंडिया लड़ाई में इंडिया को फंसा नहीं पा रहा है। इसीलिए आसिफ मुनीर बार बार बोल रहा है हम न्यूक्लियर करेंगे, आधा दुनिया को खत्म कर देंगे। उसके बाद भी कोई न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट या बीबीसी ने कुछ नहीं बोल रहा है। सपोज इंडिया बताता जे हम न्यूक्लियर बॉम्ब मारेंगे और आधा दुनिया को खत्म कर देंगे,
तब तो सारी दुनिया ये का बहुत बाकी अच्छी सब बात आपने पावर कही है कर्नल साहब, आपने ये बड़ा अच्छा है, ये इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं सरल शब्दों में। यानी कि पूरा एक एकदम एकदम पूरा सिस्टम तैयार है कि भाई ऐसे करो, इसकी बात को उठाओ, इसके बयान को दबाओ, इनके छुपाओ, इनका ब्रॉडकास्ट करो जोरदार तरीके से। यानी कि डीप स्टेट में पाकिस्तान और इन्वॉल्व हो चुका है। हाँ, आप अपनी बात को रखिएगा, पूरा कर लीजिए। हाँ, भारत को लड़ाई में फंसाओ, हाँ। ये बार बार वो इनका कोशिश हो रहा है। पहले बांग्लादेश के साथ किया था जब भारत एक लड़ाई में फंसे, वो बोला था कलकत्ता को हम 4 दिन में कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को हम अलग कर देंगे वगैरह वगैरह। तो ये अभी लाल मुनीर जगह एक बांग्लादेश में है, हाँ, वहां पे एयरपोर्ट बनाए, बिल्कुल। ये नहीं फंसा इंडिया। उसके बाद वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई में वो सोचा था कि हिंदू मुसलमान का राइट बनाएंगे, और है। वो मुनीर वैसे ही डायलॉग दिया था, वो भी सफल नहीं हुआ। ये बात तो उसके ठीक बाद है आपकी बात से ये समझ में आता है कि भारत में इंस्टेबिलिटी रहे, वो पाकिस्तान के जनरल्स को, वहां की फौज को तो अच्छा ही लगता है। लेकिन ये अमेरिका वाली बात जो है, बार बार हुसैन जावेद जी, ये पीछा नहीं छोड़ती है। आसिम मुनीर ही क्यों मिलने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, उन्हीं की मुलाकात क्यों होती है, उन्हीं के डिनर्स होते हैं, उन्हीं की तरफ से उनको ज्यादा बुलाया जाता है, तवज्जो दी जाती है। और अब उन्हीं के लिए ये सारा जो माहौल है, जो महफिल सज रही है, वहां पर आप जो उनको तख्तो ताज पर बिठाने की जो पूरी कवायद में लगे हुए हैं, इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? फिर से आप डिक्टेटर चाहते हैं, मुशर्रफ चाहते हैं, अयूब खान चाहते हैं, ऐसे लोगों को चाहते हैं कि आओ वापस और करो तानाशाही, करो डिक्टेटरशिप, बनो यहां पर और देश का बेड़ा गर्क कर देंगे। वो आपको इकोनॉमी उठाने की जरूरत है साहब, आप क्या कर रहे हैं? बहुत परेशानी होती है सुन के, क्या हो रहा है पाकिस्तान में। हुसैन जावेद जी, आपका रिएक्शन, अमेरिका के दबाव में है क्या, ये मेजर क्वेश्चन है। देखिए शिवम, पहली बात तो ये कि वो हमारे इल्म में है, जब भी हमारे अंदर कोई इस तरह के मिलिट्री डॉक्ट्राइन्स आते हैं या कोई भी इस तरह की चेंजेस आती हैं तो इंडिया में बड़ा शोर होता है। और इंडिया को हमेशा यही लगता है कि अब हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम होने वाला है। हम इस चीज के आदी हैं सुनने के, तो हम इसलिए उतना सीरियस नहीं लेते। रही बात अमेरिका के दबाव पर हो रहा है, अमेरिका को खुश करने के लिए हो रहा है, आसिम मुनीर अमेरिका क्यों जाते हैं वो आप लोग समझ में आता है, वो हमारे लिए कोई नई बात नहीं। ये तो मैं अक्सर कहता हूँ ना कि इस बात को तो आप मत सोचिए कि आसिम मुनीर को क्यों इनवाइट करते हैं ट्रंप साहब, और उनको अप्रिशिएट क्यों करते हैं, इसको छोड़ दीजिए। आपके लिए तो सवाल ये मत है, असल में परेशानी आपको होनी चाहिए कि आपका फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है। अमेरिका की आपकी इतनी मजबूत लॉबी हो सकती थी, कमजोर क्यों होगी? ये आप सोचिए, हमारे सोचने का काम नहीं है। दूसरी बात ये है कि खित्ता जो है ना वो बदल चुका है, वॉर डॉक्ट्राइन चेंज हो चुकी है, जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन बदल चुकी है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे। आप अभी तक वहीं पर ही हैं। पाकिस्तान तो डॉक्ट्रिन कैसे बदल गई, ये मुझे समझा दीजिए थोड़ा सा, मैं जानना चाहता हूं। हाँ, डॉक्ट्राइन, हाँ बिल्कुल ठीक है। हमने जो अपने अंदर डॉक्ट्राइन को चेंज किया है, उसको एनहांस किया है, उसको फ्यूचर ओरिएंटेड किया है, वो ऐसे किया है कि हम जॉइंटनेस ऑफ कमांड चाह रहे हैं, हम एक सीडीएफ हेडक्वार्टर चाह रहे हैं। और आप भी कह रहे हैं ना कि आसिम मुनीर जो है वो अब एयरफोर्स के ऊपर भी आगे हैं, वो नेवी के ऊपर भी आगे हैं, तो ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। नेवी अपने डोमेन में आजाद है, एयरफोर्स अपने डोमेन में आजाद है। हाँ, एक ज्वाइंट हेडक्वार्टर बनाया जिसको सीडीएफ हेडक्वार्टर कहते हैं। एक सीडीएफ का नया ओहदा है जो आपके यहाँ भी है, आप उसको सीडीएस कहते हैं। हमने जो काम अभी किया है, आपने 2020 में किया था, वो अलग बात है कि आपका वो काम सही तरह कंप्लीट नहीं हो सका, क्योंकि आपकी थिएटराइजेशन ऑफ कमांड अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो सकी, लेकिन अब कर लेंगे, इट्स ओके। तो ये वो सारे कॉन्सेप्ट है जो दुनिया अडॉप्ट कर रही है, हमने कोई अनोखा काम नहीं किया है। और फिर आपने अपने इंट्रो में ये भी कहा कि हमारी कोर्ट जो है उन पे बहुत ज्यादा दबाव हो गया है, उनके दांत काट दिए गए, तो सब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना। मुझे बताइए हुसैन जावेद जी, फिर वहां पर लोग जो विरोध कर रहे हैं वो किस बात का विरोध कर रहे हैं? असीमित शक्तियां आप जिसको दे देंगे, जो अभी भी जो आपके जॉइंट हैं वहां पर जो कमांड में है, उन लोगों को भी आप साइडलाइन कर रहे हैं। आप इनको फील्ड मार्शल बना रहे हैं, जो कि एक ऐसी डेकोरेटिव पोस्ट होती है कि आप वहां पर रहते, रिटायर होने के बाद भी आप वर्दी पहन सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वर्दी के बाद शक्तियां, एक पॉइंट और डालूंगा जब आप समझेंगे उसको, प्रेसिडेंट जितनी इम्यूनिटी भी आप उसको दे रहे हैं, यानी आप क्या चाहते हैं कि आप उनको प्रेसिडेंट ही तो बनाना चाहते हैं, और क्या बनाना चाहते हैं साहब? मेरी बात सुने, अभी इससे पहले जो हमारे कर्नल साहब हैं
कुणाल साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, ठीक है, उसको जरा समझिए, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। क्या आपको ऐसा सिस्टम पसंद है जहां एकदम आपके सामने मार्शल लॉ हो जाए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड इन अबेयंस हो जाए, फिर आप सही रहेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा? आपकी असेंबली काम कर रही है, आपकी असेंबली में एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन कवर के साथ आई है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी हासिल है, तो उसमें आप डिक्टेटरशिप की बातें कैसे कर सकते हैं? ये मैं जो आपको कुछ हो बताता रहा हूं है, कैसे कर सकते हैं आप डिक्टेटरशिप, सर, बात इसलिए। कंप्लीट करें। हाँ, हुसैन जावेद जी, क्यों आप भाई? अपनी बात को कंप्लीट एक लाइन करिएगा, भाई, क्योंकि एक लाइन। हाँ, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा ना, तो मैं उसका उसी का जवाब दूंगा, आपको बराबर का मौका दूंगा, टाइम आपको ज्यादा ही मैं दूंगा। आप ये समझिए कि आपको पता है कि अगर हम डायरेक्ट डिक्टेटरशिप घोषित अगर कोई करता है, तो वहां पर ग्लोबल सिनारियो जो आप कह रहे हैं ना, डॉक्ट्रिन चेंज हो रही है, उसमें दिक्कत आपको भी होगी। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट, वो तमाम वो फंडिंग, वर्ल्ड बैंक से पैसा, अमेरिका से पैसा, वो तमाम चीजें खराब होगी। यानी पर्दे के पीछे चलाएंगे मुनीरी, वो थोड़ा सा पीछे रह के चलाएंगे, लेकिन अब इस तरीके की डिक्टेटरशिप है, यानी डिक्टेटरशिप की डॉक्ट्रिन चेंज हो गई है साहब, आप ये भी समझ लीजिए, मान लीजिए। हुसैन जावेद जी, कुछ कंप्लीट इसको कहना चाहेंगे तो बताइए, आराम आराम से। यानी कि एक तरीका यह है कि किसी व्यक्ति को जहर देना है, भर के गिलास में जहर दो और पिला दो। एक है कि भाई रोज थोड़ा थोड़ा ड्रॉपर से आप जहर डालो, और ड्रॉपर से आप जहर दे रही हैं अपने आवाम को, ये फौज कर रही है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं बड़ा क्लियर हूं इस बात पे। हाँ शुभम भाई, आपकी इन सारी बातों का जवाब ये है कि अगर मैं आपको एक शरबत का अच्छा गिलास आपको पेश करूं जिसका लाल उसमें रंग है, थोड़ा, लेकिन आप हाँ, उसमें यार आप बात थोड़ा थोड़ा जहर डाल रहे हैं साहब, आप शरबत में यार पूरा बात जहर नहीं डाल रहे हैं। शरबत यार तो शिवम पिला भाई, रहे आप हैं, मुझे मैं कह रहा हूं बात ही यही नहीं कर आसिम मुनीर शरबत तो रहे पिला भाई, रहा है आज आप आप मुझे लोगों बात को। ही नहीं कर रहे थे। नहीं, अरे आपको तो, आप आज मुझे बात अरे मैं आपको आप कभी आज मुझे रोकता हूं बात ही करने नहीं से? कर हुसैन जावेद जी, कितनी डिबेट में आप बैठे, मैं वही बता रहा हूं कि मैं आसिम मुनीर आपकी आवाम को शरबत पिला रहे हैं, शरबत में ऐसे ड्रॉपर से डाल रहे हैं जहर, एक डुबुक डुबुक करके, बस आप थोड़े मेरी थोड़े ड्रॉप्स में। हाँ, अब बोलिए, अब बोल, शरबत आप मुझे मत पिलाइएगा जहर डाल के। हाँ, यार अभी मैं एक बात करूंगा, आप उसके नहीं बीच में काटूंगा, मुझे नहीं फिर काटूंगा, आप नहीं काटूंगा, बोलिए, नहीं काटूंगा, बोलिए। मैं आपको कह रहा हूं, ये ऐसे ही है कि जो आपने मुझसे सवाल किया ना कि मैं आपको एक शरबत का ठंडा मीठा गिलास दे रहा हूं जो लाल रंग का है, और आप उसको पीने से इनकारी, भाई आप तो मुझे खून पिला रहे हैं। जब तक आप पिएंगे नहीं, आपको समझ कैसे आएगी? तो मैं तो इसको यही कहूंगा। और आखिरी बात मैं इसमें यही कहूंगा कि देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं कि हमारे यहाँ जॉइंटनेस ऑफ कमांड बहुत अहम है, और हमने इसको 2019 से 2025 तक स्टडी किया। और जब मैं 2019 से 2025 कहता हूं ना, ये वो टाइम है जो आप भी जानते हैं, आपके बीच में और हमारे बीच में इसमें कॉन्फ्लिक्ट रहे, चाहे वो छोटे स्केल के रहे हैं, लेकिन कब ये बहुत ज्यादा इससे भी आगे जाए, क्योंकि हमें इंडियन अजाइम का कुछ पता नहीं है। अभी आपकी एक वॉर गेम अभी आपकी खत्म हुई थी, अब आपकी एयरफोर्स की दोबारा स्टार्ट हो रही है, जो कि कश्मीर में हो रही है और जो कि चंडीगढ़ में हो रही है। तो हमें कहीं ना कहीं सावधान रहना पड़ेगा। और आखिरी बात कि देखिए, एक बात हम हमेशा कहते हैं और हम तो उसको समझ चुके हैं, हमारे यहाँ जो मिलिट्री क्वार्टर्स हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, इसको समझ चुके हैं कि अब जंग नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की नहीं, ये मल्टी डोमेन चलती है और ऐसे ही चल रही है आगे। जितनी जल्दी आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे, उतना आप अपने आप को इनविंसिबल कर लेंगे। लेकिन तो आप क्यों रिवॉर्ड कर रहे हैं हुसैन जावेद जी? वो तो आप समझिए, क्यों रिवॉर्ड कर रहे हैं? आपका क्या हुआ जंग में हाल? आपने चीन पर भरोसा किया, उनके सारे एयर डिफेंसेस फ्लॉप हो गए 23 मिनट तक। आपने वो देखा, आपके एयर बेसिस सब हमने अटैक किए, हमने जितना टारगेट करना था, हमने सर्जरी करनी थी, सर्जरी करी। अब आप ये दावे वहां पर करे जाते हैं कि क्या खराब हो गया, क्या खराब हो गया। हमें जितनी नस काटनी थी उतनी नस हमने काटी है, उससे ज्यादा हमने भी कुछ नहीं किया। हमने आतंकी संगठन के जितने ठिकाने थे उनको अटैक किया, हमने बताया, फिर उनको ये रहा कि प्रेशर। एक बात आप समझ लीजिए हुसैन जावेद जी, आपके आसिम मुनीर शायद वॉर चाहते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है। ये भूमिका बांग्लादेश में भी बनाई जा रही है और यूनुस भी वहां से नहीं जाना चाहते, तो आप इक्वेट करेंगे उसको। आपके पास मैं फिर आऊंगा, आपको बराबर, हाँ, बराबर मौका दूंगा। शिवदान जी, आपके पास भी आऊंगा। श्रीवास्तव जी मेरे साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई मैं जो समझ रहा हूं, जो यहां पर जितने भी मिलिट्री के अफसर जो हमारे साथ रिटायर्ड जुड़े हुए हैं, वो समझ रहे हैं कि डिक्टेटरशिप आ रही है, मगर बड़े प्यार से, जो शरबत का गिलास है, जो कह रहे हैं रूह अफ़ज़ा कह लीजिए, जो भी आप उसमें कह लीजिए, आप उसमें ड्रॉप करके जहर डाला जा रहा है, या फिर कोई और तरीका है ये? नहीं, देखिए, वहां पर तो डिक्टेटरशिप ही है। ये तो डे वन से डिक्टेटरशिप ही रही है। ये तो कभी पर्दे के सामने से और कभी पर्दे के पीछे से सेनाई शासन करती है, आज भी सेनाई शासन कर रही है। इसमें तो ये तो एक फैक्ट है पाकिस्तान का कि वहां के जो रियल रूलर्स हैं वो पाकिस्तान की सेना ही है। लेकिन पाकिस्तान की सेना और उनके जो वर्तमान के जो आर्मी चीफ हैं,
जो फील्ड मार्शल मुनीर साहब हैं, वो जाहिर है कि अपनी शक्तियों से अभी भी संतुष्ट नहीं है, उन्हें और शक्ति चाहिए। वो चाहते हैं कि वो सर्वे सर्वा पूरी तरीके से उनको कोई चैलेंज ना कर सके। फील्ड मार्शल तो संजीव श्रीवास्तव जी, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। आसिम मुनीर क्या चाहते हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो चाहेंगे कि मैं एक मेरे अंडर कंट्रोल में सब कुछ आए, पूरा देश मैं चलाऊं, मेरी शक्ति रहे। लेकिन ये शरीफ, ये लोग, ये वहां की आवाम छोड़िए, वहां की सरकार क्यों लगी हुई है थाली लेके आगे आगे चल रहे हैं कि भाई नहीं, इनको ये भी तमगा पहना दीजिए, ये भी इनको बैज दे दीजिए, ये भी इनको पावर दे दीजिए। कहीं कोई बंदूक तो नहीं लगी है माथे के पीछे, सर के पीछे कि भाई ऐसा तुम्हें करना है अगर जिंदा रहना है तो? जो इमरान खान का हाल हुआ, ऐसा नहीं चाहते हो तो ये करो जो मैं कहता हूं, ये तो नहीं है। शिवम जी, कठपुतली का शो आपने मेले में देखा होगा। कठपुतली का जो शो होता है, उसमें जो कठपुतली का जो शो कोई और चलाता रहता है, ऊपर बैठा होता है और वही जो है कठपुतलियां कैसे कैसे क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी सब वही करता है। ठीक है। तो ये जो पाकिस्तान की सेना है वो जो है शो मास्टर है, जो कि पर्दे के पीछे से अभी शो चला रही है। जिस दिन वो कठपुतलियां उनके इशारों पर काम करना, अगर कहीं उन्होंने कुछ ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं किया तो वो कठपुतलियों को जेल में भेज देते हैं या विदेश में भेज देते हैं, या फांसी के फंदे पर भी वो ऐसी कई ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं कि इनको एलिमिनेट भी किया गया है और उसी पर्दे के सामने आ जाते हैं। तो ये जो पूरा कवायद चल रही है, वो आसिम मुनीर साहब जनरल जिया का जो दौर है वो फिर से वापस लाना चाहते हैं। ठीक है। वो जो जनरल जिया के दौर में वो एक जो असीमित सत्ता, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला जो पाकिस्तान का कोई सैनिक शासक था, तो वही जनरल जिया ही थे। और जाहिर है कि आसिम मुनीर भी बहुत महत्वाकांक्षी हैं, अति महत्वाकांक्षाएं हैं, और भारत भी सतर्क है, अवश्य हम सतर्क है। लेकिन हमने उनको स्पष्ट रूप से बता दिया है, यदि भारत के खिलाफ कोई साजिश हुई तो उसका जो जवाब है वो नया भारत देना जानता है। और पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस बात को समझ के रखना चाहिए कि भारत के खिलाफ कोई साजिश कर करेंगे तो उसका जो जवाब होगा, लेकिन इनका अंत भी तो ठीक नहीं है, बड़ा और शक्तिशाली होगा। संजीव श्रीवास्तव जी, अगर जनरल मोहम्मद जिया उल हक की अगर आप बात कर रहे हैं तो उनका अंत भी तो ठीक नहीं है, एक क्रैश में उनकी डेथ कही जाती है इस तरीके से। यानी कि भाई ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि भाई रास्ते में गुलाब बिछा दिए गए, पंखुड़ियां बिछा दी गई, आराम से आप इस पर चलिए। मैं कुछ बातें, देखिए शिवम जी मुझे थोड़ा समय दीजिए। हाँ, बोलिए। देखिए मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूँ। ये देखिए पूरी जो पाकिस्तान का ये जो 27th अमेंडमेंट है, ये जाहिर है कि वो सेना अपनी जो सर्वाधिकारीवादी, जिसको कहते हैं ना टोटलिटेरियन, जिसको कहते हैं सर्वाधिकारवाद, जिसको चाइना में, हाँ वो जो चीज है वो वहां पर लाना चाहते हैं। सेना को कोई कभी चैलेंज न कर पाए। यदि किसी ने सेना को चैलेंज करने की कोशिश की तो उसके हम पर कर देंगे। और उसमें सुप्रीम कोर्ट से सेना को हमेशा एक खतरा रहता है कि सुप्रीम कोर्ट और उसके कई ऐसे जजेज रहे हैं कि जो कि समय समय पर सेना के आदेशों को जो है निरस्त करने का और उसके खिलाफ रेसिस्टेंस पैदा करने का काम करते हैं। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट जो है इतना पावरफुल न रहे कि वो सेना के रास्ते में खड़ा हो। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को पूरी डिवाइड कर दो। जैसे कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों के खिलाफ करना है। अब वो अपने सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट, उसके खिलाफ भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी सेना कर रही है, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का नाम देकर के सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल में एक बड़ी संस्था जो विकसित की जा रही है। कभी किसी देश में आपने सुना है क्या कि वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट के 2 भाग हैं, एक जज और सुप्रीम कोर्ट के 2 जज हैं? ऐसा कभी होता है क्या? लेकिन यहाँ पर तो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा और एफसीसी का जज होगा, फिर एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। ये अपील्स देखेगा या अमेंडमेंट्स देखेगा। लेकिन और इसकी जो कार्य यानी कोर्ट की पावर्स को कर्टेल करना। संजीव जी आपकी बात में समझ गए। कोर्ट की पावर कर्टेल इसलिए करना क्योंकि कोर्ट समय समय पर इंटरवेंशन करती है, कुछ ऐसे वर्डिक्ट देती हैं जो उनकी सेना के खिलाफ जाते हैं, तो उसको पहले ही खत्म कर दो। बिल्कुल आपकी बात को मैं समझ गया। संजीव जी अपनी जो सत्ता है, अपना जो शासन है, मिलिट्री का जो शासन है, उसको देखिए एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। जावेद जी जो कह रहे हैं उन्होंने भारत से तुलना कर दी। हमारे तो सीडीएस का जो पद होता है उसमें कोई अलग व्यक्ति बैठता है, और यहाँ पर जो प्रोविजन मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ कि इसमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वही
जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनेगा। बिल्कुल, भाई बिल्कुल। आप यदि आसिम मुनीर को यदि इंटीग्रेशन करना ही है, ज्वाइंट करनी ही है, ठीक तो है। आप किसी तीसरे चौथे अन्य व्यक्ति को बनाइए सीडीएफ, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस ठीक है, फोर्स। हाँ। ये आसिम मुनीर फील्ड मार्शल भी रहेंगे, यानी सेना आर्मी के चीफ, अध्यक्ष भी आर्मी चीफ भी और रहेंगे, सब सीडीएफ कुछ के रहेंगे। चीफ भी रहेंगे। ये कैसा इंटीग्रेशन है? ये तो बड़ा बहुत पॉइंट है, हास्यास्पद इसका जवाब ले ये लेते तो हैं। बहुत ही हास्यास्पद है। हाँ, इसका जवाब ले लेते हैं हुसैन जावेद जी। ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई वो अगर चीफ भी रहेंगे डिफेंस स्टाफ के, डिफेंस फोर्सेस के, आर्मी के भी वो चीफ वही रहेंगे, ये बात भी इसमें है या इसमें कोई चेंजेस है? और एयरफोर्स के भी हाँ। और नौसेना के भी सबके सुप्रीम सर्वेसर्वा वही रहेंगे, सब कुछ हाँ, वही नहीं रहेंगे। वो तो है, क्लियर है, तो क्लियर है। क्या मतलब हुसैन जावेद जी से एक क्विक काउंटर, शिवदान जी आपके पास भी आता हूं, कुणाल जी आपके पास भी आता हूं, क्विक आऊंगा। हुसैन जावेद जी, क्या चीफ, आर्मी चीफ गया, अब वो पोस्ट गई, अब केवल ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रहेंगे? संजीव जी ने जो बात की ना उसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये कि ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब हमारा एक मतलब जो हमारा आर्मी चीफ होता है वो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी हो। माजी में भी ऐसा होता है कि जो हमारे आर्मी चीफ रहे हैं वो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे हैं। तो ये कोई ऐसी कोई एक पेक्युलर चीज नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, मैं आपको ये पहले भी कह चुका हूं, इस वक्त जो हमारी एयरफोर्स है या जो हमारी नेवी है वो इस अमेंडमेंट के बाद भी अपने डोमेन में आजाद है। एयर चीफ की जो पॉलिसी आर्मी का होगी, क्या सुन ले यार, साहब, आर्मी का क्या? आर्मी के तमाम अफेयर्स जो हैं वो आपको पता है वो फील्ड मार्शल साहब ने ही देखने हैं, वो वही देखेंगे। और वो सीडीएफ भी हैं और वो हमारे आर्मी चीफ भी हैं। हाँ। हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं है। तो आप और अभी एक और बात, एक और बात। आप इंडिया से इक्वेट कर रहे थे, आप इंडिया से क्यों इक्वेट कर रहे थे? आप नहीं, आप देखिए, आपने एक कंपैरिजन किया कि आपके पास सीडीएस है, हमारे पास तो आर्मी चीफ भी है, नेवी चीफ है, एयरफोर्स चीफ है। मैं तो कहता हूं ठीक है कि भाई अगर एक आदमी को जो आर्मी से उसको आपने ऊपर बिठाया भी है तो आप नीचे के चीफ्स को तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यानी कि हुसैन जावेद जी, इसका मतलब यह है कि सेना में जिसका कंट्रोल है, क्योंकि सबसे ज्यादा मैन पावर, बूट्स ऑन ग्राउंड, हथियार सेना के पास होते हैं, थल सेना के पास, यानी आर्मी के पास। वो चाहते हैं कि मेरे नीचे कोई ऐसा ना आए जिसके पास कंट्रोल आ जाए। हुसैन जावेद जी क्लियर करिएगा ये बात। एक लाइन जी, जी। आपकी जवाब दें। देखिए हमारे यहाँ, जो मैंने आपको कहा ना, हमारे यहाँ डिफेंस इंस्टीट्यूशन में पिछले 15-20 साल में जो स्टडी हुई है, हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं। इस वक्त इसका कंट्रोल आर्मी चीफ को देना इसलिए अहम है क्योंकि हमारे ज्यादातर जो ऑपरेशंस हैं वो ग्राउंड बेस्ड रहे। ये पिछले 15-20 साल की बात है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इन फ्यूचर जो सीडीएफ का होता है वो एयरफोर्स के पास जा नहीं सकता, वो हमारे आने वाले नेवल चीफ के पास जा नहीं सकता, ऐसी कोई बंदिश आपने नहीं है। आर्मी चीफ हटा दिया साहब, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। संजीव श्रीवास्तव जी, आप कुछ काउंटर में कुछ कहना चाहते हैं, क्विकली कहिएगा, फिर मैं। आर्मी चीफ नहीं हटाया भाई। हाँ। आर्मी चीफ उसने हटाया, आर्मी चीफ तो नहीं हटाया। आर्मी नहीं, चीफ आसिम मुनीर ही है। अरे जब आप देखिए, आप ये मेरी बात मान लीजिए, आप कल को आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, आप प्रमोट होकर मैनेजर बनते हैं, तो आपके असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट ही हटा देंगे या फिर वहां पर एक नया असिस्टेंट मैनेजर रखेंगे? मेरी बात सुने, हर मुल्क अपने हिसाब से अपनी इस तरह की डॉक्टरिन वही बनाता है। हिसाब ठीक है, तो गड़बड़ आपको है तो हुसैन जावेद जी, हिसाब आप समझ नहीं रहे हैं, एक हिसाब किताब मिनट, खराब हो एक गया। मिनट, संजीव जी का कोई एक मिनट, काउंटर एक लूंगा मिनट, मैं। आपको- शिवदान जी भी वेट कर रहे हैं। मिनट, हाँ, हुसैन जी मेरे आओ भाई ना। एक मिनट अगर हाँ हुसैन जी आओ। एक हाँ, मिनट, एक हाँ, मिनट। हाँ। देखिए इन्होंने आर्मी चीफ हटाए थोड़ी है। आर्मी चीफ तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि इन्होंने कहा जावेद साहब ने कि आर्मी ही सब कुछ करती है, आर्मी ग्राउंड फोर्सेस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और जाहिर है कि जो एयर चीफ है और जो नेवल चीफ है वो आर्मी के असिस्टेंट है, यही वो कहना चाहते हैं। तो ये जो पूरी जो सिचुएशन है ये बड़ी हास्यास्पद है, मैं कहूंगा। ये जो उन्होंने कोई स्टडी नहीं अब की, हुसैन अगर जावेद स्टडी इसको- का अगर हाँ, 6 साल की स्टडी का यही रिजल्ट है। नहीं, कि ये एक कोई ही 6 आदमी साल सब की कुछ स्टडी सारा नहीं काम है, करेगा। ये कोई 6 साल की तो स्टडी नहीं है। एक ही आदमी सारा काम करेगा, तो ये कैसा इंटीग्रेशन है भाई? ये किस तरीके का इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं? संजीव जी, ये 6 साल की स्टडी नहीं है, ये आसिम मुनीर के स्टडी टेबल से निकला है जी। कि भाई ये होना जायज चाहिए। है। हाँ हुसैन जावेद जी, देखिए ये आप इसको डिफेंड कर ही नहीं सकते। आप कैसे कहेंगे? मैं कह रहा हूं आर्मी चीफ आपने हटा दिया, आपने आर्मी चीफ की पोस्ट को ही हटा दिया ना एक तरीके से। नहीं, पोस्ट नहीं हटाया, पोस्ट है। अरे साहब, तो दे तो लेकिन उन्हीं को दिया ना, उसकी जगह किसी और को देना चाहिए था। उसे आर्मी चीफ भी है, एक सीडीएफ भी है। मैं वही तो कह रहा हूं, व्यक्ति असिस्टेंट मैनेजर भी है, मैनेजर भी है, जनरल मैनेजर भी है, सब कुछ यही है। जी, हुसैन जावेद जी, जी। आपके पास मैं आता हूं, शिवदान जी इंतजार कर रहे हैं, आपके पास फिर आऊंगा मैं, आप ही पर आऊंगा, सारे सवाल आपके पास। चलिए ठीक है, बोलिए हुसैन जावेद जी, एक क्विक काउंटर। शिवदान जी एक मिनट। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपने कहना कि जी हमारे यहाँ सीडीएस है, आपके यहाँ सीडीएफ है, तो यहाँ के आप चेंज कैसे हो गए भाई? आप क्या ये अहम है कि आपने जो एक सिस्टम बनाया हमने उसको मनोन वैसे ही अडॉप्ट करना है?
उसमें अपनी मर्जी से हम कोई भी चेंज कर सकते हैं। तो आपका सिस्टम आपका है, हमारा सिस्टम हमारा अरे है। मैंने थोड़ी ना कहा था, आप ही ने बताया था शुरुआत में कि आपके पास भी सीडीएस है तो हम सीडीएफ बना रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? हम तो कह रहे हैं कि भाई अगर वैसे ही करना है तो फिर आप भी ऐसे करिए। वो गड़बड़ है, वो गड़बड़। शिवदान जी प्लीज प्लीज आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैं मुनीर साहब को ये बताना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि आसिफ मुनीर ने एक लेक्चर दिया था किसी फंक्शन में कि हिंदू मुस्लिम का पूरा डिफाइन किया था। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू हमारे जैसे नहीं हो सकते, हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम का हमारा अलग स्टेटस है, हमारा ये है वो है। इसका केवल एक यही एम था कि वो भारत में सांप्रदायिकता या कम्युनल हार्मोनी को खराब करना चाहते थे। इसके रेस्पॉन्स में जो ये पहलगाम में जो हमला हुआ है, ये पहली बार इतने दिन से आतंकवाद जो चल रहा है हमारे कश्मीर में, ये पहली बार हुआ है कि धर्म पूछ पूछ करके आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्या हैं, लोगों से कपड़े तक उतरवा करके ये चेक किया गया कि मुस्लिम है या हिंदू है। बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने 25 लोगों को मारा। ये केवल इसलिए था कि देश में आतंक कम्युनल हार्मनी बिगड़े, हिंदू मुस्लिम झगड़े शुरू हो, और उसके बाद भारत एक टिपिकल युद्ध छेड़े पाकिस्तान के साथ, जिससे कि सीमाओं पर दोनों का एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा शुरू हो। और यही पाकिस्तान की सेना चाहती है कि अपना जब भी इंपॉर्टेंस अपने देश में दिखानी होती है पाकिस्तानी सेना को, तो भारत से दुश्मनी पैदा कर लेता है, युद्ध शुरू कर देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कर्नल साहब आपने निकाला कि मजहब के आधार पर हम हिंदुओं से अलग हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई थी, और उसके बाद जो हमला हुआ था पहलगाम में वो यहां पर हुआ था। ठीक है, आपकी मेजर पॉइंट को मैंने यहां पर लिया, नोट करता हूं मैं। कुणाल साहब, कर्नल कुणाल के पास भी मैं जाना चाहूंगा, उनसे भी मैं सवाल पूछूंगा। ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इसको आप प्रोग्रेसिव कहेंगे आर्मी के लिए, पाकिस्तान के आने वाले समय के लिए, या फिर ये रिग्रेसिव है, ये पीछे लेके जा रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे अगर कर्नल कुणाल साहब, अफगानिस्तान से रिश्ते अच्छे नहीं है, बलोचिस्तान वाला मामला संभल नहीं रहा है, अब गिलगिट बाल्टिस्तान की बात आप करें, कश्मीर उस तरफ की अगर आप बात करें, अफगानिस्तान ये कहता है कि ये वो हैं आर्मी लीडर जिनके चलते रिश्ते खराब ही हुए हैं, पलायन हुआ है, वो तमाम चीजें। तो ऐसे आदमी को प्रमोट करना चाहिए या फिर डिमोट करना चाहिए, हटाना चाहिए? ये लगातार इन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं जो कि बेड़ा गर्क हो रहा है देश का। आपने सही बताया। हमने सोचा था पहलगांव में मई 7 to 10 के बाद हमने सोचा था ये जो पाकिस्तान का डिफीट है, इसमें आसिफ मुनीर को निकाला दिया जाएगा, लेकिन कुछ ही दिन के अंदर उसको फील्ड मार्शल में प्रमोट किया गया है। लेकिन एक बात है, फील्ड मार्शल प्रमोट सभी देश में, फील्ड मार्शल इज ए लाइफ लॉन्ग अपॉइंटमेंट, उसमें कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फील्ड मार्शल वो एक डेकोरेटिव रैंक है, उसका आर्मी का कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान में दिख रहा है, वहां पे वो आर्मी को भी कंट्रोल कर रहा है। हमारा फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे, लेकिन उनसे कहां कंपैरिजन आप कर रहे हैं कर्नल साहब? फील्ड मार्शल मानेकशॉ साहब से तो कंपैरिजन ही नहीं बनता ना, वो तो स्ट्रैटेजिस्ट थे। नहीं, मैं बोल रहा हूं फील्ड मार्शल का अपॉइंटमेंट इज ए वेरी बिग डेकोरेटिव अपॉइंटमेंट, वो एक्चुअली बिल्कुल, वो एक्चुअली डिफेंस के बारे में कुछ बताते नहीं है। जरूर यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसका मरने तक वो अपॉइंटमेंट है। वो हमारा एयर चीफ अर्जुन सिंह भी थे, चीफ ऑफ एयर चीफ, तो वो अलग बात है। लेकिन हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंटमेंट था। अभी हमारा सीडीएस है इंडिया में, लेकिन सीडीएस होने का बाद भी हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। So who is controlling the army? It is not CDS who is controlling. CDS is the advisor to the prime minister or defense minister for the defense matters. He is not controlling the overall army as such. लेकिन पाकिस्तान में ये जो दिख रहा है, वो अमेंडमेंट किया है, 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है। उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पोस्ट को भी अपग्रेड करके वो मुनीर को दिया हुआ है, फील्ड मार्शल। तो फील्ड मार्शल इज नाउ कंट्रोलिंग द आर्मी एज वेल एज द अदर 3 डिफेंस फोर्सेस, मतलब नेवी एंड एयर फोर्स ऑल्सो।
तो ये एक यूनिक, थोड़ा डिफरेंट है इंडिया से। ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर है। और जो मैं पहले भी बताया था, ये शायद ये शरीफ का काम नहीं है, ये डीप स्टेट का है। और ये शायद अमेरिका या नहीं, इसमें कोई तो वेस्टर्न पावर शायद तो है ही नहीं, मतलब इनके दबाव में आके ये सब ठीक है, ये सब प्लान किया एक्शन गया। ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट, लेकिन यहां पर प्रेसिडेंट पीएम एडवाइजर होंगे आसिम मुनीर के, मुझे ऐसा लगता है। हुसैन जावेद जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है। आप कह रहे हैं कि भाई बड़ा ही ओपन क्वेश्चन है, दोबारा आप इसका जवाब देना चाहें तो दें कि भाई आर्मी का चीफ कौन? फिर एक तो होना चाहिए कोई, उसमें आगे कोई व्यक्ति बैठेगा नहीं, यानी आपने हटा दिया। ये वाला प्रश्न का आप जवाब दीजिए। और दूसरा कि आप वहां पर कोर्ट की पावर्स को भी क्या कंट्रोल करना चाहते हैं, कर्टेल करना चाहते हैं? ये आप अगर जो वहां पर एस्टैब्लिशमेंट होगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, ये तमाम चीजें, ये क्या बदलाव थे? ये आर्मी के डॉक्ट्रिन से तो नहीं हो सकता ये सब, अगर आपको कोर्ट में भी हस्तक्षेप करना है। हुसैन जावेद जी, रिएक्शन इस पर आपका। अच्छा, मुझे कम से कम आप एक मिनट ना बिल्कुल दें ताकि मैं अपनी बात उस पर बयान कर दूं। बोलिए। मैं इसमें पहले तो आता हूँ, आपका जो कोर्ट्स वाला सवाल है, देखिए ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा अनोखा सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इस तरह से बन गई। दुनिया के कई मुल्कों के अंदर ये सिस्टम जो ये राइज है। और क्यों है? उसकी वजह कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो हजारों केसेस पेंडिंग है, और उसमें से 15% वो है जिनका ताल्लुक कॉन्स्टिट्यूशन से होता है। तो उनको थोड़ा ईज डाउन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो है वो कायम की जा रही हैं, ताकि अगर इसके हवाले से कोई केस आएगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर आएगा। तो ये एक तरह से उनके लिए आसानी पैदा की गई है। इसका तो जवाब सिर्फ ये है। दूसरा, आपने वही बात की कि अब शायद हमारे मुल्क में कोई आर्मी चीफ नहीं रहा, जब से ये सीडीएफ की बातें हो रही है। तो आर्मी चीफ कौन है? मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अगर आप हमारी मिलिट्री हिस्ट्री देखें और हमारी पूरी हिस्ट्री भी देखें, हमारे यहाँ इससे पहले भी जो बाकायदा आर्मी चीफ रहे वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे। अब ये सीडीएस का होता हम अपने यहाँ से खत्म कर रहे हैं। अभी हमारे सीडीएस कौन है? वो है जनरल साहिर शमशाद, और वो आखिरी होंगे जो इस ओहदे पर होंगे, क्योंकि वो रिटायर होने वाले हैं। उसके बाद सीडीएफ का जो ओहदा है ये सामने आ जाएगा, बन चुका है, लेकिन फंक्शनल हो जाएगा। और ऑब्वियसली वो हमने आसिम मुनीर साहब को ही बनाया। अब क्यों बनाया है? क्योंकि हमें लगता है कि वो आजकल का जो ज्वाइंटनेस ऑफ कमांड है उसमें उनकी सबसे अहम रोल हो सकता है। और जो भी एक जियो स्ट्रेटेजिक सिनेरियो जा रहा है उसमें उनका रोल ना सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क से बाहर, आपने खुद ही बता दिया, ट्रंप साहब भी उसको मान रहे हैं। तो हम लार्जर पिक्चर के अंदर काम कर रहे हैं। हमने अपनी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को सामने रखना है, क्योंकि हमने तो मल्टी डोमेन वॉरफेयर जो होता है उसके हिसाब से चीजों को देखना है, और अब उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ भी हासिल कर चुके हैं। तो मैं तो इसमें यही बात कहूंगा, एक बात बोलिए। इस सारे अमल में इस सारे अमल में एक फैक्टर बहुत अहम है, और वो ये है कि हमने अपने मुल्क की सारी सूरत हाल को देखा है। एक तो हमें पता है कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है उस पर मसला है, इंडिया के साथ भी कभी भी कोई भी मसला हो सकता है। इसके अलावा सरहद के अंदर भी मसला है जो कि टीटीपी की शक्ल में या बीएलए की शक्ल में है। ऐसे में हम एक बिल्कुल सॉफ्ट स्टेट बन के ऑपरेट नहीं कर सकते। हार्ड स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इससे सिंक्रोनाइज होता है। तो यही वजह है, मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर हमें एक यूनिफाइड कमांड चाहिए जिसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी हमें कबूल नहीं होगी। हाँ, नहीं, इसको ना जो आप कह रहे हैं इसको साफ तौर पर जो हार्ड कमांड है इसको ही डिक्टेटरशिप कहते हैं। अब मैं आपकी बात पर आता हूं, जो आपने कोर्ट वाले मैटर पर भी आपने कोई क्लियर यहां पर जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि भाई ठीक है, उनको थोड़ा आराम होगा, उनके प्रेशर को कम किया जाएगा, लेकिन जो लीगल इंटरप्रिटेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट के पास था, वो तो आपने कर्टेल कर दिया ना। आप उनको एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाकर छोड़ देंगे इस तरीके से, ये भी आप समझ लीजिए। भाई नहीं, ये है ना सच, आप ये समझिए ना, लीगल इंटरप्रिटेशन का राइट आप उनकी पावर को खींच रहे हैं। अब कल को कोई कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर या फिर इसमें लीडरशिप की चेंज का कोई प्रोसीजरल प्रोसेस आके फंसता है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बताएगा, फेडरल कोर्ट आपका यहां पर बताएगा। तो आप ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये एक व्यक्ति की लीडरशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कल ही डिक्टेटरशिप आ जाएगी, लेकिन ये रास्ता तैयार है साहब। हाँ,
हाँ मैं इसमें एक लाइन ही कहूंगा कि पार्लियामेंट इतना बड़ा फोरम होता है कि उसके पास इख्तियार है कि वो किसी भी स्टेट कंपोनेंट के बारे में लॉ मेकिंग करके उसके अंदर तब्दीलियां ला सकती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल। नहीं, किसी देश में कभी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरीके के उनके पावर्स को कर्टेल करने के लिए पावर्स नहीं बनाई जाती। इस तरीके के लॉज फिर आप अमेरिकन अनएक्सेप्टेबल है। कांग्रेस को पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, आप अमेरिकन कांग्रेस को पढ़ लीजिएगा। जब अमेरिका को वहां ही पे तो पढ़ रहे हैं आप, अमेरिका ये तो गलत, वहां पे डिक्टेटरशिप कभी नहीं थी, वहां पर कभी डिक्टेटरशिप नहीं थी। इतिहास भी आपको जानना जरूरी है हुसैन जावेद जी। हाँ मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं इसमें एकेडमिक बात कर रहा हूँ कि 1930s में न्यू डील के नाम से वहां पे कॉन्सेप्ट आया था, और वो भी यही था कि आप हमारे जो जो जज है उनको कर्टेल कर रहे हैं। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, लेकिन जो ठीक है। आपकी लॉ मेकिंग बॉडी होती है उसके पास इख्तियार होता है। ठीक है, इख्तियार होता है। संजीव श्रीवास्तव जी, आपको इनके रिस्पॉन्सेज से संतुष्ट हैं, या फिर अभी ये बड़ा सॉफ्टली ये किया जा रहा है इसलिए किसी को समझ में नहीं आ रहा, या समझ में आ रहा है कोई बोलना नहीं चाहता, डर है? बिल्कुल समझ में तो खूब आ रहा है, लेकिन ये है कि जिस टेरिटरी पे बैठे हुए हैं जावेद साहब, उनकी अपनी सीमाएं हैं, और हम लोग समझते भी हैं इस बात को। लेकिन जहां तक एक इंडिपेंडेंट उसकी और एक निरपेक्ष एनालिसिस का प्रश्न है, तो ये जो परिवर्तन जो पाकिस्तान में जो किए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वहां की जमहूरियत के भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और पाकिस्तान में सेना का इतना ज्यादा दबदबा हो जाना, एक टोटलिटेरियन जो है स्वरूप में सेना का सामने आना, और सुप्रीम कोर्ट जो कि एकमात्र इंस्टीट्यूशन थी जहां पर लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती थी, उसको भी उसके पर कतर देना, उसको भी दो भागों में विभाजित कर देना, पैरेलल दो। सुप्रीम का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय। अब सर्वोच्च में भी दो सर्वोच्च हैं। अब ईरान के क्या दो सुप्रीम लीडर हो सकते हैं क्या? या कहीं भी सुप्रीम लीडर या सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए बनाया गया है कि उससे ऊपर कोई ऐसी उसके पास सबसे बड़ी शक्ति होगी, और वो संवैधानिक जो विषय हैं उसके ऊपर भी अपने विचार रखेगा, और जितने अन्य विषय हैं उसके ऊपर भी अपने विचार रखेगा। लेकिन आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का अलग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, और ये अपील्स के लिए एक अलग कोर्ट पहले बना रखा है आपने। जाहिर है कि उनकी पावर को कतर दिया है, और उनको सुप्रीम कोर्ट की जजेस के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि वो कुछ भी ऐसा निर्णय सरकार के सेना के खिलाफ ले पाएंगे। तो ऐसे में आपने अपनी जो सत्ता है उसको पूरी तरीके से, जिसको मैं कहता हूँ टोटलिटेरियन, जो चाइना में दिख रहा है, उसी तरीके का जो स्वरूप है वहां पर पाकिस्तान में भी आता जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सिक्योरिटी का भय दिखा करके क्या जी हमें अफगानिस्तान से लड़ाई लड़नी है, भारत से लड़ाई लड़नी है, टीटीपी से लड़ाई लड़नी है, इसलिए हम सेना को और अधिक इम्बोल्डन कर रहे हैं, पावरफुल कर रहे हैं। तो फिर जमहूरियत का क्या मतलब है? जमहूरियत तो पहले भी आपके यहाँ जो है पूरी तरीके से एक कमजोर स्थिति में रही है। तो ये मुझे लगता है कि अगर एक निरपेक्ष तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से इसको आप देखें, तो ये पाकिस्तान के भविष्य के अच्छे संकेत नहीं है। और इस तरीके की जो सेना का जो शासन है, जिसको मैंने पहले भी कहा है कि आज भी सेनाई शासन करती है, वहां पे पर्दे के पीछे का जो शासन है उसको एक लीगलाइज करने का एक तरीका है। जो पर्दे के पीछे का जो शासन है उसको एक लीगल जो है रूप देने का ये तरीका है, और अपनी शक्तियों को और बढ़ाने का तरीका है, और जो अपोनेंट हो सकते हैं उसको शक्तियों को कम करने का जो तरीका है, ये और कुछ नहीं। और उसका विरोध होगा। देखिए ऐसा है, अभी पाकिस्तान में इसका बहुत विरोध होगा, और ये, लेकिन ये देखा गया है कि हमने देखा था कि 26वां जो इनका अमेंडमेंट हुआ था उस समय भी विरोध हुआ था, और उस समय भी आपने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को काफी कम करने का काम किया था, तरह तरह की पाबंदियां लगाई थी। लेकिन कठपुतली, जैसे कि मैंने कहा, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए सीनेट में भी और नेशनल असेंबली में। वो सेना जाहिर है कि सारे कठपुतली हैं, वो तो पास करा ही लेंगे उसको। लेकिन ये अल्टीमेटली ये पाकिस्तान के जो जमहूरियत के भविष्य को और अधिक रसातल में ले जाने का ही कार्य है ये, और मैं ये अच्छा डेवलपमेंट नहीं इसको देखता। बिल्कुल अच्छा डेवलपमेंट नहीं मानते। कुछ काउंटर में हुसैन जावेद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात को रखिएगा, लेकिन ये प्रोसेस बिल्कुल जहां तक समझ में आ रहा है वो फेवर कर रहा है एक आदमी को, उसकी डिक्टेटरशिप को, ये बड़ा क्लियर है। आप किसी को अगर अपने पॉइंट से अगर आप उनको सेटिस्फाई कर पाए कि भाई नहीं ये नहीं है, प्लीज। शिवम, मैं इसमें यही बात कहूंगा, देखें एक सिस्टम है, अच्छा है बुरा है, सामने आ गया। अब जब काम करेगा तो मजीद इसकी खूबियां या इसकी खामियां सामने आएंगी, उसको तो हम वक्त पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी उसने फंक्शनल होना है, उसमें आपकी अपनी राय है।
मेरी अपनी राय, इट्स ओके। दूसरी बात, अभी संजीव जी ने जो बात की ना कि जब हमारे 26th अमेंडमेंट आई थी तो एहतजाज हुआ था। मैं आपको दावत देता हूँ, आप पिछले 20 साल में हमारी जो जुडिशियल हिस्ट्री रही है या जिस तरह का जुडिशियल एक्टिविज्म रहा है ना, हमारे वकील बहुत ज्यादा वाइब्रेंट रहे हैं, बार और बेंच दोनों। और वो कोई भी ऐसी चीज के खिलाफ वो बाकायदा अपना विरोध करते हैं जो उनको लगता है ये इस मुल्क के लिए सही नहीं है। अभी आपके सामने ये ड्राफ्ट आ गया है और ये वाली अमेंडमेंट मंजूर भी हो जाएगी। आप देख लें, उनमें किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बन रही, वो एहतजाज नहीं कर रहे। और वकील, आपको पता है, चाहे आपके मुल्क के हो या हमारे मुल्क के हो, ये वो लोग होते हैं जो किसी से डरते नहीं है। अरे तो उनकी साहब, तरफ से क्यों नहीं बार डरते अभी तक हुसैन जावेद जी? यहाँ पर विरोध होगा, उनको पता है ना यहाँ पर कोई गोली नहीं चला देगा हम पर, इस तरीके का खतरा नहीं है। वकील बहादुर होते हैं, यहाँ बहुत बहादुर हैं, आपके भी बहादुर मैं कह रहा हूं हैं, है। लेकिन बहादुरी सर, मैं कह रहा मतलब हूं, छाती में कोई ये लोहा थोड़ी ना लगाए कि गोलियां उनको भेदेंगी नहीं। मेरे भाई, मैं कह रहा हूं आर्मर्ड कि गाड़ियों में इंडियन थोड़ी ना घूम रहे हैं, वो फौज थोड़ी ना है हुसैन जावेद जी। मैं कह रहा हूं कि नहीं नहीं, मैं- ये जी, रेटोरिक मैं में कह चला गया, ये रेटोरिक में चला गया। ये इससे मैं कह रहा हूं कि आप अपनी बात को वो नहीं साबित आप- कर पा रहे, आप साबित नहीं कर पा अच्छा, रहे। हाँ ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ मैं यही कहूंगा, अवाम की सतह पर, हाँ वकला की सतह पर हाँ। किसी किस्म का कोई कोई एहतजाज इस अमेंडमेंट के ऊपर देखने में नहीं आ रहा। आपने दूसरी बात ये कही कि भाई ये जब होगा हम देखेंगे, तब देखा जाएगा। एक बंदर के हाथ में आप AK-47 देके छोड़ देंगे, वो चलाएगा गोलियां, ये बड़ा खतरनाक हो चले जाएगा। आप- हाँ, ये चले आप भी इंतजार करें ना। मैं आप क्या भी इंतजार करें, करूं? आप देखिए, हम भी- देखिए, पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ होती है तो उसके इंप्लीकेशंस भारत के लिए भी होते हैं। हम भी चाहते हैं आसपास थोड़ी शांति रहे, शांति से बैठें, आप भी उन्नति की बात करें, पर वहां पर उन्नति को लेकर क्यों नहीं कोई ऐसे डिस्कशन होती? ठीक है, शांति के लिए आप बात नहीं करते ना नहीं, हमसे। देखिए, आप बात नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, आप आतंकवादी भेजेंगे, आप कहेंगे मैं शांति की बात करूं। एक आप वहां से हमला करेंगे, आप कहेंगे शांति की बात करूं। मैं कहता हूं वो सब बात अब खत्म हो गई, बहुत आगे उससे निकल कर आ गए। पाकिस्तान डेवलपमेंट के लिए कोई कुछ बात क्यों नहीं करता? संजीव श्रीवास्तव जी, आप अपनी बात को कुछ आगे बनाएं, आप कुछ कहना चाह रहे थे। ये कह रहे हैं कि विरोध नहीं हो रहा है, वकीलों ने विरोध नहीं किया है। और जाहिर है कि जो कोalition बना है, चार पांच पार्टीज हैं उसमें, और ये पूरे संविधान को जो है तहफ्फुज करने का संबंधित कुछ नाम उन्होंने अच्छा सा नाम दिया है, और उसमें PTI भी शामिल है, अन्य दल भी शामिल है। वो विरोध तो होगा और पाकिस्तान की सड़कों में विरोध जरूर दिखेगा। लेकिन जाहिर है कि ये जो विरोध है, हमने ये देखा है कि विरोध कुचल दिए जाते हैं, तो लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। सेना के रास्ते में आप आएंगे तो आपके साथ ये कर देंगे। इमरान खान ने जो विरोध किया था उसका अंजाम यह है कि इमरान खान जेल में है, इमरान खान के ऊपर 150 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं। हमने ये भी देखा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अनेक हजारों की संख्या में समर्थकों को जेलों में बंद रखा गया और उन्हें टॉर्चर किया गया। और कई तो ऐसे इमरान खान के मंत्री थे जो कि मीडिया के सामने रोते हुए, बिलखते हुए नजर आए थे। ये हमने तस्वीरें और वो जाहिर है कि अपने जो बयान, अपने उनके साथ क्या हश्र किया गया था, सेना ने क्या किया था जेलों के अंदर, और वो मीडिया के सामने वो बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने आंसुओं से ही उन्होंने सारी बातें बयान कर दी थी। तो ये पाकिस्तान में जो सेना है वो जाहिर है कि उनको जो भी इसका विरोध करने की कोशिश करेंगे, उनको क्रश करने का काम करेंगे, ठीक है, और उनको अधिक से अधिक उनके ऊपर भय पैदा करने का काम बिल्कुल, करेंगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल। थोड़ा अंत के समय में हम आ रहे हैं, कुणाल जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। क्या अगले इमरान खान बनेंगे शरीफ? क्या आगे भी ये पूरा का पूरा जो क्रोनोलॉजी है उसी और आगे बढ़ रहा है? अभी तो ये उनके लिए पैरवी कर रहे हैं, लेकिन कल को ये ना फंस जाएं, ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड हो सकता है वहां पर शुरुआत उसकी। आपने देखा होगा जो इमरान खान वो उस टाइम जो चीफ था उनको परमानेंट नहीं किया था, और नेक्स्ट चीफ अपना मर्जी से लगाने का कोशिश किया था इमरान खान। इसीलिए वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, बाजवा के साथ उसका प्रॉब्लम था, इसीलिए इमरान खान को जेल में जाना पड़ा। लेकिन अभी शरीफ को पता है वो, और इसीलिए वो चीफ के, आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के अगेंस्ट पे नहीं जा रहा है। वो जाए तो इसका, उसको मालूम है उसको भी जेल में जाने का संभावना है, तो इसीलिए वो कुछ दबाव में, और मेरे को लग रहा है वो डीप स्टेट और अमेरिका के सपोर्ट में काम कर रहा है। और ये जो दबदबा है आसिफ मुनीर का, ये कंप्लीटली अमेरिकन सपोर्ट में ही कर रहा है, क्योंकि
देखा है कि ये छोड़ के और कुछ कंट्रोल में नहीं है अमेरिका के पास इंडिया को दबाने के लिए, इसीलिए एक प्रोवोकेटिव एक्शन पाकिस्तान के थ्रू दे रहा है। लेकिन अफगानिस्तान ने बोला है पाकिस्तान को हम ऐसे सबक सिखाएंगे जे वो भारत में घुस जाएगा, मतलब वेस्टर्न साइड से अफगानिस्तान अटैक करेगा और ईस्टर्न साइड में पाकिस्तान इंडिया में घुस जाएगा। ऐसा भी हमें स्टेटमेंट है अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर से। लेकिन ये शरीफ के लिए एक खतरे का पॉइंट है, वो बड़ा स्टीफ रेंज के अंदर ये से बड़ा जा बड़ा रहा इंपॉर्टेंट है पॉइंट और है। उसको मालूम है हाँ। ये नहीं सुनेगा तो उसको इमरान खान का जैसे ही जेल में जाने का पूरा संभावना है। ठीक है, समय इतना ही था। मैं सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा, हुसैन जावेद जी, संजीव श्रीवास्तव जी, कुणाल जी आपका और कर्नल शिवदान जी, सभी ने पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक्सपर्ट एनालिसिस बिल्कुल एज इट इज, जैसा कि सत्य है वो हमने आपके सामने रखा। लेकिन पाकिस्तान में स्थिति ठीक नहीं है, वहां के लोग इस बात को मानने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर जान का खतरा है और कोई भी जान का खतरा लेकर अपनी बात को सामने रखने का रिस्क नहीं लेगा।